नमस्कार। हम झरोखा चैनल के कोरोना स्टोरीज कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं और हम हाजिर हैं कोरोना स्टोरीज का 7वां वीडियो मैगजीन अंक लेकर के। मैं राजेंद्र चंद्रकांत राय आपसे मुखातिब हूं। तो चलिए आज हम आपको क्या क्या यहाँ पर दिखाने वाले हैं, किस किस पर बात करने वाले हैं, उसके बारे में आपको एक बार बता दें। सबसे पहले हम पेश करेंगे एक झरोखा कहानी हमेशा की तरह, और उसके बाद बच्चों से मुलाकात होगी। और आज जो बच्चे हमारी इस बातचीत में शामिल होंगे, जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे, असल में वो हैं अभिज्ञान शिवहरे, अथर्व चौधरी, अयन गुप्ता, आशय नशीने, आराध्या सेठी, बिगुल सिंह जादौन, अगम गुप्ता, आयशनी और ईशान हरडे, उज्जवल बैरागी उर्फ बाबू, रणवीर सिंह, अक्षत और अर्चित राय तथा वरदान जायसवाल। उसके बाद हम आपको अद्भुत ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटू से, जो 1000 साल पुरानी किताब है, उससे कुछ आयुर्वेदिक रेसिपीज के बारे में भी बताएंगे। और सबसे आखिर में हम आपको बच्चों पर ही केंद्रित एक कविता भी सुनाएंगे, और वो है परवेज खान की कविता। तो चलिए सबसे पहले कोरोना कहानी यानी कोरोना स्टोरी। देखिए, एक थे राजा शिवी। वो बहुत ही धर्मज्ञ थे और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। यहाँ तक कि पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्गलोक तक उनकी दानशीलता की और न्यायप्रियता की जो कहानियाँ थी वो पहुँच गई थी। अब देवराज इंद्र जो हैं वो बड़े ईर्ष्यालु किस्म के देवता रहे हैं। उनका चरित्र जैसा सामने आता है कि वो जल्दी से डर जाते हैं कि कोई तपस्या कर रहा हो, कोई बहुत बड़ा दानी हो, कोई बहुत बड़ा न्याय प्रेमी हो, कोई बहुत बड़ा धर्मज्ञ हो, तो उन्हें भय लगने लगता है कि जो स्वर्गलोक के सम्राट होने की पदवी मुझे मिली है, प्रतिष्ठा मिली है, ये मुझसे छिन जाएगी। कोई दूसरा मुझसे बड़ा गुणी आकर यहाँ बैठ जाएगा। तो उनकी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं कि जब उन्होंने चाहा कि ऐसे लोगों के धर्म को, ऐसे लोगों के दान को, न्याय को खंडित कर दिया जाए, तो यहाँ भी उन्होंने यही सोचा कि राजा शिवी के इस न्यायप्रियता की परीक्षा लेनी चाहिए, है कितने खरे, जरा देखा जाए। तो उन्होंने अपने एक और मित्र देवता अग्निदेव को भी साथ में लिया और दोनों ने योजना बनाई और राजा शिवी की तरफ चल दिए। अब दोनों ने अपना रूप बदला। इंद्र तो बन गए बाज पक्षी और उन्होंने अग्निदेव को कबूतर के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब कबूतर आगे आगे और उसे शिकार करके खा जाने की आकांक्षा लिए हुए बाज पक्षी पीछे पीछे। कबूतर भाग रहा है, बाज पक्षी उसका पीछा कर रहा है, और अंत में भागते भागते घबराया हुआ, डरा हुआ, कांपते हुए बदन वाला वह कबूतर उस जगह पहुंच गया जहां पर राजा शिवी का महल था। और महल के बगीचे में राजा शिवी इत्मीनान से बैठे हुए थे। कबूतर जाकर उनकी गोद में गिर पड़ा। राजा शिवी ने कबूतर को देखा कि ये डरा हुआ है, घबराया हुआ है, इसका शरीर थरथरा रहा है, तो उन्होंने बहुत प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा, उसे सांत्वना दी। इतना अभी वो हुआ ही था कि पीछे पीछे झपट्टा मारता हुआ एक बाज पक्षी आया और वो भी राजा शिवी से जरा दूर पर बैठ गया। उसने राजा शिवी से कहा कि ये जो कबूतर आपकी गोद में है,
ये मेरा भक्ष्य है, ये मेरा शिकार है, मैं इसे खाऊंगा, आप इसे मुझे दे दीजिए। राजा शिवी ने कहा कि देखो भाई बाज पक्षी, ये कबूतर अब मेरी शरण में आ गया है, इसलिए अब मेरा धर्म यह है कि मैं इसकी रक्षा करूं। तो मैं इस बाज पक्षी मैं तुमको ये कबूतर नहीं सौंप सकता। हाँ, तुम और कुछ चाहो तो मैं दे सकता हूं। बाज ने कहा मैं तो भूखा हूं और ये मेरा आहार है, मैं मांसाहारी पक्षी हूं, तो आप मुझे भोजन करा दीजिए। और भोजन कराने के लिए आप किसी ना किसी प्राणी की हत्या ही तो कराएंगे, नहीं तो मांसाहार कैसे मिलेगा। तो उससे बेहतर है कि आप ये कबूतर ही मुझे दे दीजिए, मैं अपना भोजन करूंगा, क्योंकि भूखे को भोजन कराना भी धर्म का ही एक हिस्सा है। राजा शिवी ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, भूखा अगर याचना करता है और वह भूखा है तो उसे भोजन कराना जो है वो प्रथम कर्तव्य है। मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा और मांस का ही कराऊंगा, लेकिन कबूतर मेरी शरण में आ चुका है, मैं इसे नहीं दूंगा। बाज बहुत चकित हुआ। उसने कहा कि आप किसी की हत्या भी नहीं करेंगे, मुझे कबूतर भी नहीं देंगे, तो फिर मांसाहार कैसे कराएंगे। तब राजा शिवी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने शरीर से इस कबूतर के वजन के बराबर का मांस काट कर तुम्हें दे दूंगा, तुम खा लेना, तुम्हारी भूख मिट जाएगी, इसकी रक्षा हो जाएगी, मेरा धर्म निभ जाएगा। बाज तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, अगर आप अपना मांस मुझे देना चाहते हैं इसके वजन के बराबर, भार के बराबर, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब वहां एक तराजू लाई गई। तराजू के एक पल्ले पर कबूतर को बैठाया गया और दूसरे पल्ले पर राजा शिवी ने एक बड़ी सी कटार निकाली और जान का जो मांस होता है, जहाँ ज़्यादा मांसलता होती है, वहाँ से उन्होंने अंदाज से कबूतर के वजन के बराबर से कुछ ज़्यादा ही मांस काट करके और पल्ले पर रखा। लेकिन पल्ला तो जरा सा भी नीचे नहीं गया, कबूतर वाला ही पल्ला नीचे रहा। तब उन्होंने और मांस निकाला, उसे रख दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। दूसरी जांग के से मांस निकाला, बार बार मांस काटा और रखा, लेकिन पल्ला बराबर नहीं हुआ। तब राजा शिवी ने कटार एक कोने में फेंकी और खुद पल्ले के ऊपर जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही दोनों पल्ले बराबर हो गए। यह देखकर कि राजा अपने आप को ही अर्पित करने को तैयार हैं, पर कबूतर को शरण से दोबारा किसी का शिकार होने देने के लिए उनकी इच्छा नहीं है, तत्परता नहीं है। वो नहीं चाहते कि उनके शरण में आए हुए की हत्या हो, उसे कोई सताए। तब देवराज इंद्र अपने वास्तविक रूप में आए, अग्निदेव भी जो कबूतर बनकर आए थे अपने वास्तविक रूप में आए, और दोनों ने राजा शिवी की प्रशंसा की, उनके न्यायप्रियता के लिए उन्हें बधाइयाँ दी, उनका गुणगान किया, उनको प्रणाम किया और कहा कि हे राजा, तुम्हारे जैसा न्यायप्रिय व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, उसमें तुम्हें जो है किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो ये कहानी थी राजा शिवी की न्यायप्रियता की। हमारा एक सवाल है कि जरा हम विचार करें कि क्या हमें अपने समय में भी ऐसे ही न्यायप्रिय शासकों की, प्रशासकों की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी कहानी, और कहानी के बाद अब चलिए बच्चों से करते हैं मुलाकात। और सबसे पहले मुलाकात करने जा रहे हैं हम लोग अभिज्ञान शिवहरे से। ये जो हैं अभिज्ञान जो हैं, ये 4.5 साल इनकी उम्र है, जबलपुर में रहते हैं, और इन्होंने जो न्यूज़पेपर आता है
उससे बहुत सारा कमाल का काम किया है। एक तो इन्होंने पतंगें बनाई हैं और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि वो पतंगें हमने यहाँ लगा रखी हैं। और इसमें देखने की बात यह है, वैसे मोटे तौर पे लगेगा कि पतंग बनाने में कौन सा बड़ा भारी आर्ट है, लेकिन आप बच्चे की एक उम्र देखिए 4.5 साल, फिर आप विचार कीजिए कि वो किस तरह से चौकोर कागज कटेगा, आयताकार कटेगा, कहाँ कमानियाँ लगेंगी। ये जो उसका कौशल है, ये एक बच्चे के अंदर जब जागता है और उससे कोई रचनात्मकता पैदा होती है तो वह बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह चीज़ों के आकार प्रकार और उनकी लंबाई चौड़ाई के बारे में एक ज्यामितीय ज्ञान प्राप्त करता है और उसके तहत वो कुछ रचता है। तो एक तो इन्होंने ये किया है। दूसरा उन्होंने क्या किया है कि आजकल रामायण और महाभारत सीरियल चल रहे हैं, तो उससे उन्होंने प्रेरित होकर के न्यूज़पेपर का ही एक कटआउट बनाया है रावण का, और उसमें रावण के खूब लंबे लंबे पैर हैं, मोटा पेट है, सिर है, सिर पर मुकुट है, 2 हाथ हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको उन्होंने बनाया है। एक गदा बनाई है जिसको लकड़ी में चारों तरफ से जो है कागज लपेट करके और बीच में कागज भर करके गोलाकार स्वरूप दिया गया है। तरकश बनाया है जिसमें कड़े पुट्ठे वाले कागज का इस्तेमाल हुआ है और उसको रस्सी से अपने कंधे पर बांधते हैं। उन्होंने सीकों से तीर बनाया है। तीर के जो फल हैं जो सामने लगता है, जहाँ नोकदार और लोहे का एक पैना फल लगाया जाता है, वहाँ उन्होंने तिकोने कागज का प्रयोग किया है। इस तरह ये तीर जो हैं वो अपनी एक कहानी भी कहते हैं कि ये किसी की हत्या के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ये एक तरह का संदेश देते हैं कागज के जरिए, सीख के जरिए और दूसरी चीज़ों के जरिए कि ये क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, इसमें किसी की हत्या का, नुकसान का, बुराई का, उसे हानि पहुंचाने का भाव कहीं भी नहीं है। तो अभिषेक जो है KG1 में अभी पास हुए हैं और KG2 में जाने वाले हैं और उन्होंने ये काम और ये कारनामे किए। अब चलिए, अब हम दूसरे बच्चे से मिलते हैं और ये मंडला का में एक जगह है पद्मी, और वहाँ पर नवोदय विद्यालय का कैंपस है, 32 एकड़ में फैला हुआ। बाग बगीचे हैं, सड़कें हैं, गेट है, चार दीवारी से पूरा इलाका बंद है। अंदर विद्यालय भवन है, हॉस्टल हैं बच्चों के रहने के, और अध्यापक अध्यापिकाओं के वहाँ पर हाउसेस भी हैं। तो वो एक तरह का बंद है और लॉकडाउन के बावजूद वहाँ अपनी एक सीमित स्वतंत्रता भी है। तो वहाँ वो अपनी माँ श्रीमती पुष्पा चौधरी जी के साथ जो है वहाँ वो रहते हैं। उनके पिता जो हैं दिनेश चौधरी हैं, जो फेसबुक पर शहरनामा लिखते हैं, नाटकों के विशेषज्ञ हैं, नाटक कौशल के, नाटक कला के, अभिनय के, और उसकी जानकारियों की समीक्षा वो निरंतर करते रहते हैं। तो ये 8 साल के हैं अथर्व जी, और इन्होंने जो है वहाँ पर खूब खुली जगह पा करके अपनी साइकिल चलाने का जो शौक़ है उसे पूरी स्वतंत्रता के साथ पूरा कर रहे हैं। साइकिल की रफ्तार उनकी बढ़ गई है। शहर में भीड़ भाड़ होने के कारण उतनी तेज़ साइकिल वो नहीं चला पाते थे, पर अब तो वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, और लॉकडाउन का भी कोई वहाँ पर दुष्प्रभाव नहीं है। तो ये आजकल जो है अथर्व कर रहे हैं, पेड़ पौधों को पानी भी दे रहे हैं। और एक और बड़ी भारी जो उनके कौशल की बात हमें पता चली है वो ये है कि कहानीकार कहानियाँ लिखते हैं और फिर सुनाते हैं। ये भाई जो हैं अथर्व जी 8 साल के, ये मौखिक रूप से कहानी की पूरी कल्पना कर लेते हैं और कहानी सुनाते हैं कि ये कहानी मैंने तैयार की है, ये कहानी मेरे अंदर चल रही है। लिखते नहीं है, कहानी उनके दिमाग में रहती है और वो आपको सुना देते हैं। तो अथर्व जी, आप ऐसे ही कहानियाँ लिखते रहिए, साइकिल चलाते रहिए, और दिनेश जी को, पुष्पा जी को शुभकामनाएं
कि जो कला की भावनाएं उनके अंदर हैं उनका बेटा दूसरी पीढ़ी में उसे आगे लेकर जा रहा है। और अब हम मुलाकात करते हैं तीसरे बच्चे से, और ये है सतना से अयन गुप्ता। ये 11 साल के हैं और शतरंज के खिलाड़ी के तौर पर ये विख्यात हो चुके हैं। अभी इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के शतरंज के खेल में हिस्सेदारी भी की थी। और घर पर पेंटिंग कर रहे हैं, मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं, खिलौने बना करके उस पर रंग पेंट भी करते हैं, पेपर बैग बना रहे हैं। पेपर बैग बनाना तो बहुत ही ज़रूरी काम कर रहे हैं आप अयन जी, क्योंकि हम लोग पॉली बैग लेकर के बाज़ार नहीं जाना चाहते। इससे प्रदूषण फैलता है, नुकसान होता है और इस पर प्रतिबंध लग गया है। बहुत अच्छी बात है कि आप पेपर बैग बना रहे हैं, पेपर से लैंप भी बना रहे हैं, तो ये करते रहिए। और अयन के माता पिता वीरेंद्र गुप्ता और नेहा गुप्ता को भी हम बधाई देते हैं कि बच्चों के अंदर ऐसी रचनात्मकता लाने का उन्होंने एक प्रयास किया है। अब चलिए तीसरे बच्चे से मुलाकात करते हैं, और इसके लिए हम आपको हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका ले चलते हैं। अमेरिका का एक शहर है ओरेगॉन। ओरेगॉन शहर से हम सब भारतवासी पहले से बहुत परिचित हैं, क्योंकि हमारे शहर के ही एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति जो ओशो कहलाते थे, वो जब हिंदुस्तान से अमेरिका गए तो ओरेगॉन में ही उन्होंने अपनी पूरी कॉलोनी बनाई थी। तो ओरेगॉन में रहते हैं आशय नशीने, और ये हैं 12 साल के, और ये इस समय एक नया काम कर रहे हैं, और वो है वीडियो कॉमिक्स बनाने का। कॉमिक्स की स्टोरी लिख रहे हैं अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ते हैं वहाँ पर, और उसको वीडियो कॉमिक्स बनाने के लिए जो है वो सारी जो इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिकताएं हैं उससे निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है एक कहानी का, हिंदी कहानी का भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। वो पेंटिंग भी करते हैं और लाइब्रेरी से ऑनलाइन किताबें पढ़ते हैं, और किताबें पढ़ करके उनके रिव्यूज़ लिखते हैं। तो ये आशय कर रहे हैं। आशय तुम्हें बहुत बहुत बधाई, और ऐसे ही काम करते रहो। और आशय के माता पिता अंकुश और गजल नशीने को भी बधाई कि उन्होंने अपने बेटे को एक रचनात्मकता के साथ जोड़ रखा है। अब हम जबलपुर लौटते हैं वापस, और यहाँ मुलाकात करते हैं आराध्या सेठी से। ये 7 साल की हैं। ये शाम को हर दिन अपने पिता के साथ घर पे ही बने हुए स्विमिंग पूल में तैरने का जो है वो शौक पूरा करती हैं। तो स्विमिंग करती हैं। दोपहर में पिता के साथ और दादाजी के साथ कैरम और लूडो खेलती हैं। और मज़े की बात यह है कि ये लूडो के खेल में अपने पिता को हरा देती हैं। ऑनलाइन इनकी पढ़ाई जारी है। इनके माता पिता हैं सार्थक सेठी और अनुजा सेठी। हम उनको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और कामना करते हैं कि आराध्या तुम और भी इसी तरह के रचनात्मक क्रियाकलापों को आगे बढ़ाओ। अब हमारे मिलने की बारी है जबलपुर के ही 12 साल उम्र वाले बिगुल सिंह जादौन से। ये बिगुल सिंह जादौन साहब जो हैं, ये सुबह अपने मम्मी पापा के साथ घर की छत पर जाते हैं और वहाँ तरह तरह की शारीरिक एक्सरसाइज तीनों करते हैं। रस्सी कूदने जैसा काम भी तीनों करते हैं, और उसमें बिगुल सिंह की बहुत रुचि भी है। इन दिनों ब्लैकडाउन का समय है, घर के अंदर बंद है, इसलिए उनकी क्रिएटिविटी बढ़ गई है। पेंटिंग कर रहे हैं और म्यूज़िक के भी वो विद्यार्थी हैं। किचन में भी पहुंचकर अपनी माँ का हाथ बटाते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं। खूब डिवोशन दिखा रहे हैं, और नाटकों में अभिनय करना
उनका एक पुराना काम है, 2 3 4 5 वर्षों से वो नाटकों में अभिनय भी करते हैं और नाटकों के जो वर्कशॉप लगते हैं उनमें हिस्सेदारी करते हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि बिगुल सिंह जादौन चित्रकारी जो कर रहे हैं, ये इन्हें आनुवांशिक रूप से अपने माता पिता से मिली है। इनके पिता विनय अंबर और माँ सुप्रिया अंबर जाने माने चित्रकार हैं, और यही नहीं, इनके दादाजी श्री रघुवीर सिंह जो अंबर हैं वो भी अपनी खास शैली की चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब हम चलते हैं मंडला फिर से, पर पिछली बार मंडला से आगे चले गए थे, इस बार मंडला में ही रुक जाते हैं और यहाँ मुलाकात करते हैं 9 साल के अगम गुप्ता से। अगम जी जो हैं वो रद्दी पेपर का इस्तेमाल करके खिलौने बना रहे हैं, पेपर के मास्क बना रहे हैं और कागज का ही धनुष, कागज का ही बाण बना रहे हैं। कार्टून मास्क भी वो बनाते हैं। तो इस तरह कागज सहज उपलब्ध है घर के अंदर और वो वेस्ट पेपर कहलाता है। वेस्ट पेपर का इस तरह से कलात्मक उपयोग करना अपने आप में एक सार्थक काम है। तो उसमें अगम जी लगे हुए हैं। तो अगम सौरभ और मेघा गुप्ता के बेटे हैं। आप तीनों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही काम करते हुए, इसके साथ अध्ययन करते हुए अपने शौक और अपने टैलेंट इनको आप निरंतर बढ़ाइए। अब रुख करते हैं मुंबई की तरफ। मुंबई से हमारे साथ 2 बच्चे इस समय उनके क्रियाकलाप हमारे सामने हैं। एक है आयशनी और उसका छोटा भाई ईशान हरडे। आयशनी की उम्र है 8 साल और ईशान की 4 साल। ये सब लोग अपने माता पिता के साथ मिल करके योग करते हैं। आरती सामूहिक रूप से गाते हैं। आयशनी पियानो बजाना सीख रही हैं। फिलहाल ऑनलाइन ही उनकी पियानो की जो है वो ट्रेनिंग चल रही है और पेंटिंग भी करती हैं। ईशान जो है कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, बिजनेस खेलते हैं। उनके घर में सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों पर उन्हें अभी अभी जंप करना सीखा है और वो कूद कूद कर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कूद कूद कर सीढ़ियाँ उतरते हैं। तो इस तरह जो है वो लघु हनुमान जैसे भी क्रियाकलाप में ये भाई जी जो हैं हमारे जुटे हुए हैं। कहानियाँ सुनने का इन्हें बहुत शौक है, तो माता पिता इन्हें कहानियाँ सुनाते हैं। फिर दोनों बच्चे मिलकर अपने घर पर शाम को दुकान लगा लेते हैं और माता पिता इनके ग्राहक बनकर पहुंचते हैं और वहाँ से आइसक्रीम है, वहाँ से पानी पूरी है और ये बड़ा पाव, ये सब चीज़ें वहाँ बिकती हैं और ये खरीदते हैं। आपका भी अगर मन हो रहा हो तो आप भी इस चीज़ों का स्वाद लेने के लिए आप आयशनी और ईशान के घरेलू दुकान पर जा सकते हैं। तो इनके माता पिता रुंझुन और प्रशांत हरडे जी को हम बधाई देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि वो अपनी इस तरह की जो रुझान है उनका, उसको निरंतर आगे बढ़ाएं। अब हम लौटते हैं फिर से जबलपुर और मिलते हैं उज्जवल बैरागी से, जिनका जो दूसरा नाम ज़्यादा पॉपुलर है वो बाबू कहलाते हैं पूरे मोहल्ले में, और पतंग उड़ाने और साइकिल चलाने के लिए माहिर हैं। इनकी उम्र 8 साल है और इन दिनों कुछ क्राफ्ट वर्क करने में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी चल रही है। तो उज्जवल बैरागी उर्फ बाबू जी, आपको बधाई। ऐसे ही करते रहिए, कुछ और बेहतर काम करिए और उनकी माँ महिमा बैरागी को भी हम यहाँ से शुभकामनाएं देते हैं। अब हमारी मुलाकात करेंगे 12 साल के रणवीर सिंह से। ये आर्ट वर्क करते हैं, कुछ कलात्मक काम वगैरह इन्होंने निकाल लिए हैं, रंगीन कागज़ इन्होंने प्राप्त किए हैं और उससे खिलौने बना रहे हैं और पढ़ाई लिखाई भी इनकी चल रही है। तो ये जो है वो रणवीर सिंह की मुलाकात थी। अब हम
मिलेंगे अक्षत और अर्चित राय से। अक्षत जो है 13 साल के हैं, अर्चित जो है वो 8 साल के हैं। ये दोनों जो है महाभारत और रामायण सीरियल देखने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि पूरा परिवार ही धार्मिक रुझान वाला परिवार है, तो बच्चों पर भी उस तरह के संस्कार बनते हैं और सब मिलकर के इन सीरियल का आनंद उठा रहे हैं। उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हैं। कार्टून फिल्में टीवी पर देखने का भी शौक है। लूडो और सांप सीढ़ी का खेल खेलकर वो अपना समय बिताते हैं। पतंग उड़ाने का छत है इनके घर पर, तो पतंग उड़ाने का लुत्फ भी वो उठा लेते हैं। इनके माता पिता हैं पंकज और शीतल राय, तो हम उनके माता पिता को, दोनों बच्चों को, अक्षत और अर्चित को यहाँ से बधाई देते हैं। कामना करते हैं कि आप पढ़ने लिखने में भी अव्वल रहें और अपने शौकिया कामों में भी आप सबसे आगे रहें। और अब हमारी सबसे आखिरी मुलाकात है वरदान जायसवाल के साथ, जो 6 साल के हैं और पेंटिंग करते हैं, खिलौने बनाते हैं। रद्दी पेपर से खिलौने और बनाना और ड्राइंग रूम में जो शोभाकारी चीज़ें होती हैं, सजावट की चीज़ें होती हैं, वो इन्होंने बनाई हैं और अपने ड्राइंग रूम को सजा करके कलात्मकता प्रदान की है। ये डॉक्टर राजेश जायसवाल और सुनैना जायसवाल के चिरंजीव हैं। डॉक्टर राजेश जायसवाल जो इनके पिता हैं, वो जबलपुर से निकलने वाले त्रिपुरी टाइम्स नाम के समाचार पत्र के संपादक भी हैं। तो डॉक्टर राजेश जायसवाल जी, सुनैना जी, आपको हम बधाई देते हैं और बच्चों को इसी तरह के कलात्मक कामों में आप प्रेरित करते रहें, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। तो ये थी बच्चों के साथ मुलाकात। हमारा जो अगला अंक आएगा उसमें हम महिलाओं के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। महिलाएं घर के केंद्र में होती हैं, पूरे घर का प्रबंधन उनके हाथों में होता है। उनके कौशल से और सोच से घर चलता है, परिवार चलता है, परिवार का खान पान और जीवन चलता है। तो हम जानेंगे कि लॉकडाउन के समय, जब तालाबंदी का समय चल रहा है, उनका समय कैसे बीतता है, वो क्या कर रही हैं और उनके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं। अब बारी है आयुर्वेदिक कुछ रेसिपीज की। ये जो रेसिपीज हम बता रहे हैं, ये थोड़ा अन्य जो रेसिपीज वाले और दूसरे चैनल्स हैं उनकी तुलना में ये भिन्न है और विशिष्ट भी है। वो क्यों? वो इसलिए कि 1000 साल पहले संस्कृत भाषा में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना हुई थी और उसका नाम है भाव प्रकाश निघंटु। उसमें बहुत सारी खान पान की चीज़ें कैसे बनाई जाएं ताकि वो शरीर के लिए औषधीय महत्व रखते हुए स्वाद भी प्रदान करती हों, उस ग्रंथ में इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। हम उनसे हर बार आपके लिए 1 या 2 बढ़िया रेसिपीज लाएंगे। सुनने में आपको लगेगा बहुत साधारण बात की जा रही है, ये तो हम जानते हैं बनाना, लेकिन उसकी बनाने की विधि के कारण उनके अंदर जो विशिष्टता आती है वो इसकी खासियत है। तो आज हम आपको बता रहे हैं जाली बनाने की विधि। अब इस ग्रंथ में जो जाली शब्द कहा गया है, ये मैंने भी पहली बार सुना है, आप भी पहली बार सुन रहे होंगे कि जाली क्या होता है। पर अभी मैं जब विधि बताऊंगा तो आप पहचान जाएंगे कि शायद इसको किसी न किसी रूप में आप जानते हैं। आवश्यकता अनुसार आम के 8-10 कच्चे फलों को पीस लीजिए। फिर इसमें आवश्यकता अनुसार राई तथा सेंधा नमक मिलाकर घोल दीजिए। फिर उस घोल को छान लीजिए। छान लेने के बाद उसमें भुने हुए हींग की थोड़ी सी मात्रा में उसका चूर्ण मिला दीजिए और लीजिए, जाली हो गई तैयार। अब इस जाली का गुण क्या है, आयुर्वेदिक महत्व क्या है? तो ये है जीभ की जड़ता को ये मिटाती है, कंठ को शुद्ध करती है। अगर आप गाने का शौक रखते हैं और चाहते हैं आपका गला सुरीला हो, शुद्ध हो जाए, तो ये उसके लिए उपयोगी है।
और जीभ की जड़ता बच्चे तुतलाते हैं या कभी कभी जीभ पलटती नहीं है, तो उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। धीरे धीरे पीने पर रोचक यानी अच्छी लगती है, रुचिकारक है, अग्नि को बढ़ाने वाली यानी ये भूख को बढ़ा देती है ताकि आप अच्छे से खाना खा सकें। मैं इसकी विधि एक बार और दोहराता हूँ ताकि जो लोग ठीक से न सुन पाए हों वो सुन लें। सबसे पहले तो हमें आम के 8-10 कच्चे फल लेने हैं। आपको कम लेने हो तो आप 3-4 भी ले सकते हैं। फिर इसमें ज़रूरत के मुताबिक राई और सेंधा नमक मिलाकर घोल लीजिए। फिर उस घोल को छान लीजिए। छान लेने के बाद उसमें भुने हुए हींग की थोड़ी सी मात्रा मिला दीजिए। इस तरह तैयार हो जाएगी जाली। तो ये थी हमारी पहली रेसिपी, और एक रेसिपी हम और बताएंगे आपको, और वो है इमली का पना बनाने की रेसिपी। इमली का पना सभी घरों में बनता है, लेकिन यहाँ देखिए ये कैसे बनता है, क्योंकि ये तो आयुर्वेदिक पना है। देसी इमली के पके हुए फलों को सबसे पहले पानी में भिगो दीजिए, आधा घंटा भीगने दीजिए। फिर इमली के फलों को हाथों से मलकर उसे छान लीजिए। इसके बाद उसमें शक्कर, लौंग और कपूर का थोड़ा सा चूर्ण, एक कण मिला दीजिए, इससे फ्लेवर आ जाएगा। बस लीजिए, इमली का पना तैयार है। अब इसके गुण क्या हैं आयुर्वेदिक? ये वातनाशक है, बहुत सारी वात की जो बीमारियां होती हैं उसको ये दूर करती है। ये किंचित पित्त तथा कफ कारक है, अत्यंत रोचक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पीने में, और जठराग्नि को उद्दीप्त करता है, भूख बढ़ा देता है इमली का पना। तो फिर से एक बार इसकी बनाने की विधि। देसी इमली के पके हुए फलों को सबसे पहले पानी में भिगो दीजिए, उन्हें आधा घंटे तक भीगने दीजिए। फिर इमली के फलों को निकालकर हाथों से मसल कर जो आपके हाथ में उसका पल्प आए उसको छान लीजिए। फिर उसमें ज़रूरत के अनुसार शक्कर, लौंग और कपूर का एक कण मिला दीजिए। तो ये बढ़िया सुगंधित इमली का पना तैयार हो जाएगा। और अब हम पहुंच गए आखिरी पायदान पर। तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कविता जो बच्चों पर ही केंद्रित है, और इसे लिखा है जबलपुर के बरगी नगर में रहने वाले युवा कवि परवेज खान ने। चलिए सुनते हैं उनकी कविता। घर की दीवारों पर बच्चों ने उकेर दिए हैं रंग बिरंगे चित्र। घर की दीवारों पर बच्चों ने उकेर दिए हैं रंग बिरंगे चित्र। पेंसिल की नोक रगड़ रगड़ कर घर के बेडरूम में बिखेर दिया है समूचे ब्रह्मांड को। पेंसिल की नोक रगड़ रगड़ कर घर के बेडरूम में बिखेर दिया है समूचे ब्रह्मांड को। एक जगह पर ही रख दिया है सब कुछ। एक जगह पर ही रख दिया है सब कुछ। क्या क्या रख दिया है देखिए। हाथी, घोड़े, ऊंट, शेर, बकरी, नदी और तितलियां, मंदिर और मस्जिद भी, गिरजाघर की घंटियां लटका दी हैं सूरज और चंदा के अगल बगल। बच्चे हैं, बच्चों ने शेर और बकरी दोनों को साथ कर दिया है, मंदिर और मस्जिद दोनों को मिला दिया है। उनके लिए कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है, उनके लिए कोई शारीरिक भेदभाव नहीं है, प्राणियों का भेदभाव नहीं है, क्योंकि वे मासूम बच्चे हैं। इन मासूम बच्चों से हम बड़े लोग कुछ सीखें। फिर से सुनिए इन लाइनों को। एक जगह पर ही रख दिया है सब कुछ। हाथी, घोड़े, ऊंट, शेर, बकरी, नदी और तितलियां, मंदिर और मस्जिद भी, गिरजाघर की घंटियां लटका दी हैं सूरज और चंदा के अगल बगल। बहुत सारे रंग बिरंगे रंगों को मिलाकर रख दिया है एक कप में। बहुत सारे रंग बिरंगे रंगों को मिलाकर रख दिया है कप में।
एक साथ काले और सफेद को कर दिया है एक, खाली नहीं छोड़ा एक भी कोना किसी और शब्द के लिए घर की दीवारों पर। पूरी दीवार रंग गई, वहाँ चित्र बने हैं, वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ तरह तरह की चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। इसलिए कवि कहता है ब्रह्मांड है पूरा, एक कमरा नहीं है, एक दीवार नहीं है, समूचा ब्रह्मांड है। और कप में जो बहुत सारे रंग मिला दिए हैं, एक साथ कर दिए, काला और सफ़ेद, गोरे और काले का भेदभाव भी बच्चों के संसार में नहीं है। तो ये हमको सीखना है, बच्चों से सीखना है, इस कविता से सीखना है, ऐसी भावनाओं से सीखना है और एक दूसरी दुनिया रचना है जहाँ पर हम और बेहतर काम कर सकें। और इसके साथ ही हम ये अंक यहाँ पूरा कर रहे हैं। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जल्दी ही हम आपसे 8वां अंक लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।